चलिए हम आ गए हैं अपने अगली क्लास में। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। एम्पियर ने इस बल को बनाया, एम्पियर ने इस सूत्र को बनाया और ये हुआ 1820 से 1825 की अवधि में एम्पियर ने चुंबकीय बल व प्रकृति और इससे एम्पियर की परिभाषा यानी एक एम्पियर की परिभाषा का निर्माण भी हुआ। क्या कहते हैं? एक एम्पियर वह अपरिवर्ती विद्युत धारा है जो दो लंबे सीधे उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर चालकों में प्रवाहित हो, तो इनमें से प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। एम्पियर की यह परिभाषा 1946 में अपनाई गई, यानी ये मान लिया गया कि एम्पियर की ये सही परिभाषा है। 1946 में इसको अपना लिया गया, जबकि ये घटना है 1825-1820 यानी लगभग 120 साल बाद। ठीक, चलिए खैर, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, ये बल कैसे काम करता है, इस बल को बनाते हैं और इस पर कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को लेते हैं। पहले लेंगे एनसीईआरटी का उदाहरण, उसके बाद अपनी तरफ से 1-2 मुख्य उदाहरण जो होते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। शुरू करते हैं। दो समांतर धारावाही चालक है ना, तो पहले इसका हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग: दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक, ये हो गया इसका हेडिंग। और अब बनाते हैं चालक। इस तरीके से देखिए, बना देते हैं दो चालकों को। ऐसे बना दिया मैंने। ठीक, ये बन गए दो धारावाही चालक। धारा की दिशा जो है वो बताते हैं। ये तो धारावाही चालक हो गए हमारे, ऐसे। दोनों में धारा की दिशा जो है वो I मान लेते हैं, इस तरफ को। दोनों में, एक में मान लेते हैं I1 और एक में मान लेते हैं I2। ठीक, और ये ध्यान रहे कि ये जो सूत्र है ये काम करे अनंत लंबाई पर। अनंत लंबाई के लिए सूत्र लगेगा, यानी चालकों की जो लंबाइयाँ हैं वो अनंत माननी पड़ेंगी हमें, अनंत लंबाई। ठीक, अब मान लेते हैं धारा I1 के कारण धारा I2 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि जो सूत्र है हमारे पास, जिस सूत्र के आधार पर हम इसे बनाएंगे वो है बल जो है, थोड़ा सा बल अगर ले लें, ये होता है I dl × b, या सीधे शब्दों में कहें ILb sin थीटा। ये बल का जो सूत्र है जो हम इस चैप्टर में लॉरेंज फोर्स में, लॉरेंज के बल में बना चुके हैं। किसी धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल ये लगता है। अब हमें क्या देखना है? I1 के कारण, या इसका उल्टा कर सकते हैं I2 के कारण। I1 के कारण हम ये मान लें I2 पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, I1 के कारण I2 पर चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि अगर ये I2 किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आएगा तो इस पर बल नहीं लगेगा। दो बातें हैं, एक तो I2 किसी चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए, एक उसके बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा में जो कोण है
वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, ये जो साइन थीटा है ना, ये अगर इसको जीरो कर देंगे ना, ये ख़त्म कर देगा फोर्स को, सीधी सी बात ये है। ठीक, तो वो लंबवत भी होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इस धारा की दिशा के यूँ घुमाऊँ, ऐसे देखूँ घुमा के, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूम के आएगा ऐसे यूँ। ठीक, और इसमें उसकी जो दिशा होगी वो इसके लंबवत होगी। यूँ घूम के आएगा तो इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी। ये मान लेता हूँ मैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी, ऐसे यूँ घूम के आएगा, वो एक लूप में घूम के आएगा ऐसे यूँ। अब इसके तल के लंबवत वो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। अब बल किधर लगेगा? अब देख रहे हैं कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो एक दूसरे के लंबवत हो चुकी हैं। तो अब साइन थीटा का मान 90 हो गया। अब लगाएं, कितना चुंबकीय क्षेत्र है इसे मान लेते हैं B1। इसका सूत्र बनाते हैं μ0 I1/2 पाई d। क्या मान लेते हैं? d दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की कम से कम दूरी। तुम कहोगे साहब हम तो d इसको मानेंगे, इतनी बड़ी मानेंगे। नहीं 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 भाई, गणित नहीं है भाई, ऐसा गणित का सूत्र नहीं है। कम से कम दूरी माननी है, बीच की लंबवत दूरी है ना, एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये d हो गया। ठीक, अच्छा अब L, इसकी कोई लंबाई, इसकी कोई थोड़ी सी लंबाई मान लेते हैं। इसकी थोड़ी सी लंबाई जो है ये मान ली तुमने dl, थोड़ी सी लंबाई मान लेते हैं I2 की, ये होगी dl ऐसे। ठीक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया dl, लो। ठीक, अब इसमें धारा कितनी हो गई? I2, लगा दिया I2। ठीक, I1 के कारण I2 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था? ये था, और लंबाई I2 की ये है, और ये I2 है, तो लग गया I2 dlB। ठीक, यानी पूरा बल बन गया। अब ये बल जो है हटा लो अभी, क्योंकि आराम से लगाएंगे इसको। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये बन गया। अब चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण अब लिखेंगे I2 की लंबाई dl पर बल। अब लिखेंगे छोटा सा बल dF, छोटा सा बल है क्योंकि छोटी सी लंबाई पर है। अब लिख देंगे I2 dl B1, I2 dl B1। क्यों? क्योंकि B1 और dl में 90 डिग्री का कोण है, तो ये साइन 90 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, तो ये बन गई वैल्यू। तो अब इस df को लिख देंगे I2 dl B1 का मान तुम निकाल चुके हो, μ0 I1/2 पाई d, ये बन गया, देखो। ठीक, अब अगर इस बल को एकांक लंबाई पे करना चाहते हो तो ये बन जाएगा dF/dl μ0 I1/2 2 पाई d, एकांक लंबाई पर ये बल हो जाएगा। अब ये बल किस दिशा में होगा, अभी हमें देखना है। ठीक, बल किस दिशा में होगा? बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक, अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या है? यह है, देखो, ये जो पहली उंगली है यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली है ये है करंट की दिशा, और अंगूठा है बल की दिशा। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत यहाँ पे कर सकते हैं हम। अगर चुंबकीय क्षेत्र और करंट में 90 डिग्री का कोण नहीं है तो कम है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी अंगूठा उसके लंबवत ही रहता है। यानी धारा और चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है बल, और इस हाथ के नियम के अनुसार होता है। पहली उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी उंगली क्या है? धारा, और अंगूठा क्या है? बल। तीनों लंबवत हो जाएं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए ये है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली जो है देखिए अंदर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि I1 से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है इसमें।
धारा की दिशा ये है, देखिए दूसरी उंगली आगे की तरफ, तो बल की दिशा है ऊपर की तरफ, यानी आकर्षण बल हो गया। सीधे सीधे समझ लें इसको कि ये आकर्षण बल हो गया। इधर लगने वाला बल जो है इस तरफ को लगा, डी एफ। ठीक, अगर ऊपर वाले पे देखेंगे तो बल नीचे को लगेगा, डी एफ, क्योंकि उसमें धारा की दिशा वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगी, क्योंकि इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र इसमें निकल के आएगा बाहर की तरफ, इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा वहाँ, वो बाहर की तरफ निकल के आएगा, तो उस पर बल नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो बाएं हाथ के नियम से ठीक आप ये देख सकते हैं कि बल की दिशा किस तरफ है। दूसरा तरीका, अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिशा सहित लिखें, आई जे के में लिखें, और इस लंबाई को भी आई जे के में लिखें, तो बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अब वो मैं लिख के आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। कहीं आप हाथ, दाएं हाथ की हथेली या बाएं हाथ की हथेली के नियम के अलावा आप दूसरा एक तरीका अपने पास हमेशा रखेंगे और ये देख लेंगे कि बल किस तरफ होगा। अब देखिए, मैं बल की दिशा, सूत्र तो आपने बना ही लिया, दोनों पर ये बल लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल है ये, दोनों पर आकर्षण बल है, एकांक लंबाई पर ये बल है। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई पर बल है, मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, इसी बल से फिर 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। दो चालकों में 1 एम्पियर की धारा हो, उन पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक, और उनकी लंबाई भी 1 मीटर हो। उनके बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर, उनकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर। कितना बल लगेगा उनके बीच में, 1 एम्पियर, सॉरी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा, अगर उनमें धारा 1 एम्पियर बह रही हो तो। फिर से पढ़ दूँ, शाबाश, हाँ सर एक बार और पढ़ दो। अगर 2 धारावाही चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, उनकी एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई हो, उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा, यदि उनमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। अगर ये धारा समान दिशा में बह रही हो तो बल आकर्षण बल होगा, अगर ये धारा विपरीत दिशा में बह रही हो तो बल प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक, चलिए बात ठीक हो गई। अब मैं बताता हूँ कि वेक्टर से कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए कैसे, ये जो धारा की दिशा है आई, इसको मान लेते हैं x। ठीक, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है यहाँ पर, वो मान लेते हैं हम x, y और z, इस तरफ। तो हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, उसे मान लेते हैं z पे, यानी जो b की दिशा है वो है -k पे। जो करंट की दिशा है या करंट की लंबाई में हम दिशा लेते हैं, बेसिकली करंट की कोई दिशा नहीं होती, जो करंट की लंबाई, जिस लंबाई में करंट बहता है उस लंबाई के साथ हम जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमें इस dl की दिशा लेनी होती है, मतलब जिस लंबाई में करंट बह रहा है उसकी दिशा। तो कह देते हैं कई बार कि ये करंट की दिशा है, हालांकि करंट की दिशा नहीं है, करंट वरंट की कोई दिशा नहीं होती। ठीक, तो लंबाई की दिशा है, करंट की दिशा में लंबाई की दिशा, dl की दिशा, ये मान लेते हैं i कैप। तो अब देखते हैं बल की दिशा किधर आती है। ठीक, तो क्या करें, I × K करें। ठीक, क्यों, क्योंकि ये I है, ये K है, और K में भी कैसा K है, माइनस का K है, तो ये हो गया, देखिए। ठीक, तो ये आएगा J कैप, ये आएगा J कैप, I × K, यानी अगर धारा x अक्ष पर है और चुंबकीय क्षेत्र -z पे है तो बल y पे लगेगा, यानी सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है कि I2 पे बल I1 की तरफ लगेगा। बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं इस चीज़ को, वेक्टर में लिख के देखना आप पक्का सीख लो, क्योंकि हाथ की हथेली में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सूत्र में का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक,
चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के उदाहरण की तरफ। एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, उदाहरण नंबर 10। किसी निर्धारित स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना इतना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अब समझ लीजिए आप, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र है और ये कोई कोण है, तो क्षैतिज घटक b cos थीटा, ठीक, और ऊर्ध्वाधर घटक b sin थीटा। तो क्षैतिज घटक जो है ये है bx, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक। पृथ्वी पे कहीं खड़े हों तो दो घटक बन जाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज घटक, ये है b cos थीटा। तो bx यानी b cos थीटा का मान जो है बता रहा है ये कितना है। क्षैतिज घटक का मान 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला, 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। यानी b की वैल्यू बताई है कि जो उदाहरण में जो b है वो बता दिया 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला, ये बता दिया b, ठीक। कहाँ बताया है वो आपने देख लिया। इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर है, सीधी सी बात ये है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक तार से 1 एम्पीयर की अपरिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा है तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम यहाँ बनाना चाहें एक टेबल और हम देखें कि भाई मामला क्या है, क्योंकि ऐसे हम सीधे सीधे सोचते हैं यार चक्कर क्या है, तो क्या लगा दें इसमें 90 डिग्री लगाएं, थीटा क्या लगाएं ILB में, है ना, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे मान लीजिए बना लें। पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि चक्कर क्या है ना, सवाल क्या कहना चाहता है, इसका चित्र बना के बताता हूँ। मान लीजिए ये मेज है और मेज पर ही मैं दिशाएं बना देता हूँ, मेज पर दिशाएं बना देता हूँ ऐसे। ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम, और इधर को मान लेता हूँ मेज पे, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर से मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक। ये वाली चीज़ हो गई ऊपर की ओर। अब समझ में आ जाएगा सर, अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सब साफ साफ दिख रहा है मामला, ठीक। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है, यानी ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, पक्का। अब किसी अत्यधिक लंबे तार से 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। जब यह तार क्षैतिज मेज पर रखा है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है पहले केस में, ये है धारा की दिशा I, ठीक, ये पहले केस में है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण है, ठीक। यानी यहाँ पर जो सूत्र है हमारा ILB वो काम कर देगा। ILB sin 90, ये भाग है A वाला। तो FI एक अंक लंबाई है, B का मान पता है, sin 90 का मान 1 होता है। F कितनी धारा है, धारा पकड़ो, 1 ही एम्पीयर की धारा है, एक अंक लंबाई है, B है 3 गुणा 10 की घात -5, यही बन जाएगा न्यूटन में बल, और यही हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, ठीक। न्यूटन प्रति मीटर में ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एकांक लंबाई है तो न्यूटन प्रति मीटर में इसको लिख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर, ये लो, ठीक। अब दूसरे केस में धारा की दिशा बदल दी गई और धारा की दिशा कितनी बताई गई, उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी इस बार जो धारा है
वो बी की दिशा में धारा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी अब देखिए धारा इस दिशा में आ गई, तो कितना हो गया थीटा, थीटा हो गया 0। तो ऐसे में क्या हो जाएगा बी पार्ट में, एफ हो जाएगा आई एल बी साइन 0, ये हो जाएगा 0, एफ का मान 0 है ना। लो भाई ये भी आंसर हो गया, समझ रहे हैं। अब मेज पर तार रखे, चीज़ें साफ साफ दिखाई दे गई होंगी कि भाई चीज़ कैसे हो रही है ना। चलिए अब मैं एक छोटा सा एक सवाल आपको करा देता हूँ बलों पर लगने वाला। चलिए एक उदाहरण करते हैं अपनी तरफ से। ठीक, एक धारा अनंत लंबाई के तार में बह रही है जिसका मान है I1। I1 का कोई मान दे देंगे, I1 का मान वहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सब मान लिखते जाता हूँ, दिए गए मान यहाँ लिखता जाता हूँ मैं। I1 को ले रहा हूँ मैं 5 एम्पियर। ठीक, इसी धारा के एक तरफ एक तल में, इसी के तल में कह सकते हैं, दोनों का तल एक ही जैसा है, एक आयताकार पाश यानी लूप बनाया गया जिसमें एक धारा बह रही है I2। ठीक, इस I2 का मान भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। ये I2 है 10 एम्पियर। ठीक, और लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई बता देता हूँ। यहाँ से ये जो दूरी है ये वाली इस धारा से, ये है 0.5 मीटर, और ये जो इसकी चौड़ाई है, इस लूप की जो चौड़ाई है वो है 0.1 मीटर, ऐसे। और इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर, ऐसे। 1 मीटर ना करें यार, 1 मीटर में ना नंबर बनता नहीं है, थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसको कर लेते हैं 1.5 मीटर, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने को तो मिले। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस लूप पे जो लगने वाला बल है, इसके कारण I1 के कारण I2 के आयताकार लूप पे लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों बातें बताई, वो सारी चीज़ें आपको बता दी उसने। ठीक, तो क्या सवाल पूछा, I1 के कारण I2 के आयताकार लूप पर बल ज्ञात करो। तो मतलब प्रश्न जो है बोर्ड लेवल पर है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खास लिख देते हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम खास सवाल है। ठीक, अब अगर नाम दे दें इसको A B C D और धारा की दिशाओं को दिखा दें कि इसमें धारा कैसे घूम रही है, ये I2 ऐसे। ठीक, और ये है अनंत लंबाई का एक तार जिसमें धारा है I1 I2 के मान। देखिए सारे मान मैंने दे दिए यार आपको, सारे मान है। ठीक, अब आप इसे हल कर लो।
और समझ लो ये कैसे हुआ। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। तो फॉर्मूला क्या था, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला था dF/dl म्यू नॉट I1I2 बटे 2πd, ये था सूत्र। जितनी भी लंबाई पे लगाओगे बाद की बात है। देखिए लंबाई बन रही है ये 1.5, समांतर में अगर देखें तो ये बाद की बात है, ठीक। अब अगर हम देखें एडी पर बल, अगर हम देखें एडी पर बल, तो I1 और I2 एक ही दिशा में हैं, तो समांतर यानी कि आकर्षण बल। अगर हम देखें आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हमने पता किया था बाएं हाथ की हथेली से, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक बार फिर क्लियर कर दूं, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है यूँ घूम के इसमें घुसेगा और धारा आ रही है मान लीजिए बोर्ड पे ऊपर की तरफ, तो देखिए ऐसे कर देते हैं यूँ, ये हो गया। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की उंगली अंदर को चली गई, धारा की उंगली ऊपर को चली गई, तो बल का अंगूठा पीछे को आ गया, तो ये हो गया आकर्षण बल। इसे मान लेते हैं FAD, इस पर लगने वाला बल क्या हो गया, FAD। अब ये विपरीत दिशा में है CD, इस पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा FCD, FCD या FDC जो भी लिखें, ठीक। अब यहाँ पर FAD क्या होगा, जरा FAD को पता करें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, धारा आगे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ और धारा आगे की तरफ, तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा ऊपर की तरफ FAD, और इस पे हो जाएगा नीचे की तरफ FBC। अब देखिए FAD पर बल ऊपर को है और BC पर नीचे को है, और ये दोनों बल एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति जो है, जो दिशाएं हैं और दूरियां हैं, इस I1 से जो दूरियां हैं और स्थिति है वो दोनों की बराबर है बिल्कुल, तो ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि FAD सदिश राशि के पदों में लिख दूं FBC इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये बल एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में बराबर हैं। बात तो खत्म हो गई। अब अगर यहाँ से देखूँ मैं, तो इनमें कौन सा बल ज़्यादा है, देखो जो धाराओं के पास है उसमें बल ज़्यादा है, क्योंकि बल किस पे निर्भर करता है, बल निर्भर करता है D पे, ठीक। D कम है तो बल ज़्यादा है, इसका मतलब FAD बड़ा है FBCD से, FAD बड़ा है FCD से। इसका मतलब परिणामी जो बल बनेगा वो आकर्षण बल बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो परिणामी बल F कितना हो गया, FAB माइनस FCD। अब यहाँ पे देखिए मैंने सदिश राशियाँ नहीं लगाई, क्योंकि मैंने दिशा लगा ली और दिशाओं को जोड़ दिया या घटा दिया, क्योंकि विपरीत दिशा में बल थे मैंने घटा दिया। और परिणामी बल किसकी तरफ है, परिणामी बल है आकर्षण बल। बस उसका मान ये है। अब सूत्र में लगा देता हूँ इसको, म्यू नॉट I1 I2 लंबाई जो भी है उसको L मान लेता हूँ, माइनस ये दूरी कितनी है, आधा मीटर, तो 2 पाई और 0.5 माइनस म्यू नॉट I1 I2, फिर लंबाई कितनी है L, ये है लंबाई L, यही है वो लंबाई, इस पर बल लग रहा है L, ठीक। यानी इस DL को लंबाई बनाया और इधर ले गया, देखो L, क्योंकि बल चाहिए मुझे एकांक लंबाई पे बल नहीं चाहिए, मुझे पूरा ही बल चाहिए, ठीक। तो इस L को उधर ले गया मैं ऐसे, ठीक। अब इसके बाद 2 पाई, खतरा कितनी दूरी है बताओ, कितनी दूरी है, इसके बीच की कितनी दूरी है, 0.5 0.1, तो 0.6, ठीक। यह आ गया बल। अब इस बल में क्या कॉमन है, इस बल में क्या कॉमन है, कह रहा जी ये सब कॉमन है,
ये देखो ये सब कॉमन है। तो कुल मिला के जो कॉमन है उसको बाहर करें इन सब को, ठीक, और अंदर लिख दें वो जो कॉमन नहीं है, 1/0.5 माइनस 1/0.6। ठीक, देखो सब कॉमन हो गया बाकी। बस अब I1 I2 की वैल्यू लगा दें, ये रहा देखो। तो I1 I2 μ0/2π, चलिए लगाते हैं ऐप को फिर से। μ0/2π 10⁻⁻7 गुणा 2, क्योंकि μ0/4π का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो ये हो गया 2 गुणा 10⁻⁻7, ये हो गया μ0/2π। I1 और I2 5 हैं, 5 गुणा 10 हो गया। लंबाई ये रही वो लंबाई 1.5 है, लगा दी, ठीक हो गया, क्लियर। अब इसके बाद रह गया 1/0.5 और 0.6, ये रह गया। कुल मिला के ये समान रह गया हल करने को भाई। ये देखो, ठीक, इसे हल कर दो। 50 75 दूनी 150 गुना 10⁻⁻7, यहाँ तक का हो चुका है। देखो यहाँ तक का हो गया, 10 पंजे 50, 50 गुना 1.5 75, 75 दूनी 150। ओके, अब यहाँ का करते हैं, इसे लिखते हैं 10/5, इसे लिखते हैं 10/6। क्या बात है, दशमलव हटा लेते हैं, इसका क्या दिक्कत है यार, इसका ये दशमलव हटा लेते हैं, 10 को बाहर कर लेते हैं। एक ये हो गया 1500 गुना 10⁻⁻7, और इसको दोबारा कर लेते हैं। ये हटा, देखो मैंने क्या आया ब्रैकेट में, 1/5 माइनस 1/6। अब ये बताओ कितना होता है, ये होता है 1/30, इसको हटाओ यार, 30 लिख दो नीचे। ये लो, 0 काट दो, ये हो गया 50। उत्तर आ गया 50 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हो गया 5 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन। ले भाई उत्तर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हल करें, पूरा हल करके मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल प्रश्न यानी आंकिक प्रश्न जो है इस पर बनने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा मज़ेदार सवाल है। बाकी हम एनसीईआरटी को हल करेंगे, एनसीईआरटी के प्रश्न जो भी बने हैं सारे वो इस पर लेंगे हम, दो बलों के बीच में। अब मैं इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, एक बहुत ही टेक्निकल सा पॉइंट बताऊंगा। ठीक, ILB का एक ऐसा एप्लीकेशन दूंगा मैं आपको कि आप जो है एकदम नया लगेगा आपको, मस्त है एकदम। ठीक, चलिए करते हैं।